हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे जो कि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग उनका एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैंने सोचा था कि आज मैं हिस्ट्री के प्रश्न कराऊं, लेकिन हिस्ट्री का पेपर 8 तारीख को है और उससे पहले पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो मैं चाहती हूं कि सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं हिस्ट्री के 2021 के प्रश्न करा दूंगी, तो लगभग उतना काफ़ी होगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग प्रश्न को एनालिसिस करना शुरू करते हैं। और ये 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका ये क्वेश्चन होगा, और मैंने 2024 और 2023 का प्रीवियस ईयर करा दिया है। आप लोग जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में जो पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी वो किया गया था 1688 में। कब किया गया था? तो 1688 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और जो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था वो स्थापना किया गया था मद्रास नगर निगम का। तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में कितने नगर निगम हैं। तो देखिए ये 2022 के प्रश्न हैं, तो उस समय 12 बताया गया है, लेकिन वर्तमान में बिहार में 19 नगर निगम है। कहीं कहीं 17 भी देता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार। अच्छा, बिहार में पूछेगा कि पहला नगर निगम कौन था, तो वो था पटना। इसको भी जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो ग्रहण किया गया है सोवियत संघ से। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत का, और सबसे पहले सी राजगोपालाचारी को 1954 में कब किया गया था। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसकी स्थापना होती है 21 अक्टूबर। इसकी स्थापना कब होती है? 21 अक्टूबर 1951 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और इनकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो देखिए 1960 में जिन राज्यों का निर्माण हुआ था वे थे महाराष्ट्र और गुजरात। तो इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2000 ईस्वी में किनका निर्माण हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से यूपी। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन जिस आधार पर किया गया था वो था भाषाई आधार पर। और ये जो सबसे पहले भाषा के आधार पर जिस राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसको भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किसने देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए इसमें दिया है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। तो हम लोग देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए देश के स्वतंत्र होने तक लगभग सारे रियासतों ने अपनी सहमति दे दिया था कि हम भारत में मिल के रहेंगे, सिवाय हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। ये तीनों क्या किए थे? एकीकरण में शामिल होने से इनकार किए थे। तो हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन पोलो द्वारा किसको मिलाया जाता है? हैदराबाद को भी मिलाया जाता है। और हरि सिंह तो खुद ही हस्ताक्षर कर देते हैं कि हम भारत में शामिल होंगे, क्योंकि उनके समक्ष भी विपरीत परिस्थितियां आ गई थी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। देखिए तो
कह रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता था अंगामी जापू फिजो। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। और वहीं पूछेगा कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, क्योंकि अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है, तो पहले किया जाता था 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और एक बात देखिए, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ तो थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा, क्योंकि कहीं पे कीर्तन हो रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत आवाज़ आता होगा, तो आप लोग थोड़ा इसको मतलब मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होते हैं राज्यपाल। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, जैसे देखिए देश में जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, वैसे राज्य में राज्यपाल सारे कार्यभार को भी देखते हैं, और ये राज्य में औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, और राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री। और वहीं देश में पूछेगा तो औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में एक पार्टी थोड़ी है, यहाँ पे अलग अलग पार्टियां हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित है, तो भारत की समस्त कार्यकारी जो शक्तियाँ होती है वो होती है संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी, तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, 1980 में होती है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जो केंद्र राज्यों के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा है निम्नलिखित में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो हम लोग जानते हैं कि जो संविधान का भाग 3 है 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, और हम लोग देखते हैं कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है और नीति निर्देशक तत्वों की भी चर्चा आती है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित है। जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन है ये संबंधित है पर्यावरण से। और देखिए जो ये स्टॉकहोम सम्मेलन बुलाया जाता है 1972 में, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था, तो भारत ने जो हस्तक्षेप किया था दिसंबर 1971 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर विचार की बात कही थी। तो देखिए मुझे ऑप्शन में डाउट है कि इसमें मनमोहन सिंह होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन मैं यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी लगा रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको एक बार और कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि नो फर्स्ट यूज की नीति पर किसने पुनर्विचार की बात कहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था। तो जो भारत ने एक तरह से परमाणु अप्रसार संधि पर जो भी देश हस्ताक्षर करते थे वो बिना इस संगठन के अनुमति के कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते थे। तो इसके विस्तार का विरोध आखिर भारत ने कब किया है, तो हमारा आंसर होगा 2001। 2001 में भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं। तो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं 27। और देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1993 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसमें देखिए इस पर हस्ताक्षर होता है 1992 में, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी स्थापना 1993 में होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेंजेन देशों में शामिल है। तो आखिर में ये शेंजेन क्या है, तो जो शेंजेन है एक तरह से यूरोपीय देशों का एक तरह से वीजा है। तो देखिए ये जो शेंजेन है एक तरह से यूरोप के कई देशों में ये घूमने के लिए जारी किया जाने वाला एक वीजा के रूप में था। तो इसमें यूरोपीय देश शामिल हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा भी है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो जो भारतीय नागरिकों को वर्तमान में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या कितना है, 6। लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार अभी बना दिया गया है। शुरू में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में ही आता था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है कि यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। तो ये भी कथन क्या हो गया, सही हो गया। कह रहा है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इसने हथियारों के दौड़ की शुरुआत की। ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सोवियत संघ और अमेरिका सीधे युद्धरत थे। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे नहीं पूछा हुआ है। और ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। कभी भी सोवियत संघ और अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने से लड़ाई नहीं किए थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, और जो ये शीत युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 2 महाशक्तियां उभर कर आती हैं तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है। कह रहा है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सोवियत संघ नाटो का सदस्य शामिल नहीं है। इस नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अमेरिका भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है और ब्रिटेन भी शामिल है, लेकिन सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बर्लिन की दीवार बनाई गई। तो आखिर में बर्लिन की दीवार बनाई कब गई, तो इसको बनाया गया था 1961 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इस बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 1989 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सोवियत संघ का विघटन भी 1991 में हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा। तो जो यूरोपीय समुदाय है इसने अपना नाम यूरोपीय संघ 1993 में रखा था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो कि यूरोपीय समुदाय है ये अपना नाम यूरोपीय संघ रखा था 1993 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो जो इंडोनेशिया है ये हॉलैंड का जो अभी नाम है हम लोग नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये नीदरलैंड का ही क्या था, यह हॉलैंड का उपनिवेश था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो वर्मा हम लोग जानते हैं म्यांमार का पुराना नाम है।
और 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? इसी म्यांमार के रंगून में भेजा गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है? तो जो अफ्रीकी शब्द है अपार्थीड का मतलब होता है पृथकता। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो ये अफ्रीकी शब्द है अपार्थीड, इसका मतलब वो होता है एक तरह से जो अंग्रेज थे यहाँ के लोगों को रंग भेद की नीति पर क्या किए? अलग किए, पृथक किए। तो इसका मतलब होता है अलगाव। इसका मतलब क्या होता है? अलगाव। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि अपार्थीड का मतलब होता है अलगाव, पृथकता। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अलग रहना भी दिया है, लेकिन इसके लिए सटीक शब्द क्या हो सकता है? पृथकता यानी अलगाव, अलग रहना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए जो इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप के अस्तित्व में आया था, ये आया था मई 1948 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंटो की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 1955 में होता है। और सेंटो का मतलब क्या होता है? तो सेंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेंटो का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात केंद्रीय संधि संगठन। और इसकी स्थापना होती है 1955 में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से होती है और 1945 तक चलता है। तो लगभग 6 वर्ष तक द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य नहीं है? यानी जी मतलब ग्रुप 77 में जो सदस्य हैं वे कैसे देश हैं? अविकसित हैं कि विकसित हैं कि विकासशील हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो देश हैं वो एक तरह से विकासशील देश हैं। देखिए जो विकसित उनको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से डेवलप हों, और अविकसित जो पूर्ण रूप से पिछड़े हों। विकासशील वे देश होते हैं जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है लेकिन उनका विकास अभी हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा इसमें से अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो महासभा है इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सदस्य शामिल होते हैं इसके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि समानता का जो अधिकार है ये भी मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कैसा है? मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन अब क्या बन गया है? ये कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम भारत का हिस्सा बनता है 1975 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो स्थापना होती है, तो देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है 1993 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो देखिए जो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वे हैं वी नरहरि राव। तो इनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि जब इस समय घोषणा होती है आपातकाल की तो उस समय थी इंदिरा गांधी। और इन्होंने एक तरह से आर्टिकल 352 का प्रयोग करके भारत में क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था? तो जो पूर्व की ओर नीति देखो का अनुसरण जिन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था वे थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इनका भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ये अनुच्छेद से संबंधित है वो आर्टिकल 21 है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हमें जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के द्वारा मिलता है और इसी आर्टिकल 21 के क्रम में हमें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, इस सब का अधिकार हमें आर्टिकल 21 से ही मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्णन भाग 4 में आता है और इसका जो आर्टिकल है 36 से 51 तक है और इसको लाया गया है आयरलैंड से। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आज हम लोगों ने कर लिया है 50 प्रश्नों को। कल हम लोग जो भी 2022 के जो 50 प्रश्न हैं उनको भी कर लेंगे और कल ही हम लोग 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, जो भी बाकी क्वेश्चन है या फिर हिस्ट्री के भी जो प्रश्न है वे मैं आप लोग के एग्ज़ाम से पहले 2021 तक का प्रश्न जरूर करा दूंगी। अगर इसमें से अगर मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोग को एनालिसिस कराया है, अगर मैंने गलती से कोई गलत ऑप्शन बता दिया हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।